Welcome to Padlo India. I am Sumit, your chemistry mentor, and I am going to teach you chemistry for class 12th. So students, as we know that this is the online venture, so we have fun together. It is my duty to teach you and to prepare you for the board examination. So let's study with the first chapter. The first chapter of our syllabus, class 12th, is solid states. The solid states. This is the first chapter that we are going to learn. ये हमारा पहला चैप्टर है जो हमें सीखना है, द सॉलिड स्टेट्स. देखिए, कोई भी चैप्टर जो है जिसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए, उसको समझने से पहले, स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट हैव सम नॉलेज. कुछ नॉलेज हमारे पास होना चाहिए जिसकी वजह से हम चैप्टर में जो आने वाली चीजें हैं उनको आसानी से समझ पाए. जैसे अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट्स की, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सॉलिड क्या है. व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या होता है उसे हमें समझना है. उसके बाद फिर हम जो कंटेंट है वो सीख पाएंगे आराम से. तो चलिए पहले समझेंगे सॉलिड्स के बारे में. सॉलिड्स क्या है? ऑल राइट, सॉलिड इज नथिंग बट एक ऐसा सब्सटेंस, सॉलिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है और शेप जो है वो डेफिनेट होती है. एक ऐसा सब्सटेंस जो कि डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप को पोजेस करता है, वो सॉलिड कहलाता है. दैट इज कॉल्ड सॉलिड. वो सॉलिड होता है. जैसे दिस पेन, ये मेरे हाथ में जो पेन है ये सॉलिड है. जिस बेंच पर आप बैठे हुए हो दैट इज सॉलिड. टेबल, राइटिंग टेबल, जिस पर आप नोटबुक रख करके कुछ भी लिखते हैं, द टेबल इज सॉलिड, क्योंकि उनका जो मास है वो डेफिनेट है, वॉल्यूम जो है वो परफेक्ट है, शेप जो है दैट इज परफेक्ट, वो कभी चेंज नहीं हो सकती है. द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं. वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट. अब ये क्या है? व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस? इसको समझते हैं. देखिए, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी. जब भी दो मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स मिलते हैं और सॉलिड फॉर्म करते हैं तो उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो उनके बीच की दूरी है वो कम होनी चाहिए. अगर वो दूरी कम है तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट होगा सॉलिड का दैट विल बी परफेक्ट इन नेचर. वो हमेशा परफेक्ट होगा नेचर में. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग. अब देखिए, जब दो मॉलिक्यूल्स पास पास आकर के बैठते हैं तो उन दोनों में कोई ना कोई अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो जरूर बनना चाहिए, और जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो हमेशा नेचर में स्ट्रांग होना चाहिए. इफ इट विल बी स्ट्रांग देन द सॉलिड विल बी मोर परफेक्ट. अगर वो ज्यादा स्ट्रांग है तो सॉलिड जो है ज्यादा परफेक्ट होगा. एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. अब देखिए, अगर मैं बात करूं जो सॉलिड होता है वो किस किस से बन सकता है. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ये बन सकता है, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बन सकता है, एंड ऑल्सो बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस आयंस ये बन सकता है. आयन से बन सकता है, मॉलिक्यूल से बन सकता है और एटम से बन सकता है. तो जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू प्रोवाइड देम फिक्स पोजीशन, और उनका जो फिक्स पोजीशन होता है उसकी वजह से वो हमेशा एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. एंड एट लास्ट दे आर इनकंप्रेसिबल. वो सारे के सारे इनकंप्रेसिबल होते हैं, मतलब आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट कंप्रेस देम. आप उनको दबाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, वो टूटेगा नहीं. दे आर इनकंप्रेसिबल नेचर एंड ऑल्सो दे आर कॉल्ड एज रिजिड. रिजिड, रिजिड का मतलब होता है ठोस. ये ठोस भी होते हैं, काफी ठोस होते हैं. रिजिड का मतलब होता है ठोस. ठीक है. अब देखिए, ये जो वर्ड है रिजिड, इससे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कभी कभार. सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड. सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं? तो सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज ऑफ द लो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड द फिक्स्ड पोजीशन एंड अरेंजमेंट इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस. जिस भी डायमेंशन में वो अरेंज है तो वो पूरी तरीके से फिक्स होता है. दैट इज व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर. सॉलिड्स जो होते हैं वो सारे के सारे रिजिड नेचर के होते हैं. ठीक है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड. सॉलिड का आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक का पता चल गया है क्या होता है. आगे बढ़े तो देखिए, अब हमें सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है. फॉर दैट वी हैव, ऑलराइट, सॉलिड्स को क्लासिफाई किया जाता है दो मेजर पार्ट्स में. वन इज एमरफस एंड अनदर इज क्रिस्टलाइन. ये क्या है? ये क्या चीजें हैं? सॉलिड्स को क्लासिफाई करना क्रिस्टलाइन और अमरफस फॉर्म में, ये इसके लिए कोई ना कोई बेस हमें चाहिए. तो वो बेस क्या है? द बेस इज नेचर ऑफ द ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. मतलब कोई भी सॉलिड क्रिस्टलाइन है या अमरफस है, ये हमें कब पता चलेगा? जब
हमारे पास जो अरेंजमेंट है, ऑर्डर है, अरेंजमेंट है, जो भी हमारे पास पार्टिकल है उनका ऑर्डर देखना है हमें, अरेंजमेंट देखना है पार्टिकल्स का, वो कैसा है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि द क्रिस्टल और द सॉलिड विल बी क्रिस्टलाइन और द अमorphous, क्या होगा वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, छोटे छोटे क्रिस्टल्स के बहुत बड़े अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ देम हैव अ डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्रिकल शेप। देखिए, ऐसा एक सॉलिड जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट, और हर एक क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, दैट इज आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल है, और हमने उनको मिला दिया तो वी विल गेट अ यूनिफॉर्मिटी इन द शेप। तो शेप में हमारे यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, और वो जो यूनिफॉर्मिटी होती है अगर पूरे के पूरे सॉलिड में आती है तो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉलिड इज कंसिडर्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया आपसे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस जो है वो ऑर्डर्ड होगा, हमेशा याद रखें। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट होगी दैट विल बी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। ऑर्डर्ड कैसा? मतलब जैसे आपने देखा होगा कभी भी सेना के सिपाही को ड्रिल करते हुए, तो उनका जो हैंड का मूवमेंट है, लेग्स का मूवमेंट है, वो बिल्कुल ऑर्डर्ड होता है। इसी तरीके से अगर एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं तो दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल जो बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, वो कहलाएगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। सेकेंड थिंग, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है? कोई 2 या 3 पार्टिकल एक ही ऑर्डर में नहीं होंगे, एक बहुत बड़ी चेन जो होगी उनका ऑर्डर परफेक्ट सेम रहेगा। दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है इनका जो रेगुलर पैटर्न होगा हमेशा अरेंजमेंट में। द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट विल बी रेगुलर ऑलवेज, हमेशा। और ये जो है पैटर्न, जो भी अरेंजमेंट का होगा, अपने आप को बार बार रिपीट करता जाएगा फॉर द एंटायर क्रिस्टल। पूरे के पूरे क्रिस्टल के लिए अपने आप को वो रिपीट करेगा। तो यू कैन कंसीडर कि हाउ यूनिफॉर्म विल बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो कितना यूनिफॉर्म होगा, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आई होप यू हैव गॉट इट। नेक्स्ट, इफ वी विल टॉक अबाउट द अमorphous सॉलिड, तो जो अमorphous सॉलिड होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स दैट हैव इररेगुलर शेप। अब देखिए, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने देखा होगा कई बार सॉलिड्स के बारे में हम बात करते हैं, जैसे रबड़ है तो फ्लेक्सिबल सॉलिड है, या कई चीजें ऐसी होती हैं जो फ्लेक्सिबल नेचर में होती हैं लेकिन होती वो सॉलिड्स हैं। तो दैट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर नोन एज अमorphous सॉलिड। ग्लास इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अमorphous सॉलिड। ग्लास भी इसका एक एग्जांपल है। होता क्या है इसमें? अरेंजमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, जो कि हमारे आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स में से कुछ भी हो सकता है, वो इस तरीके से होगा कि उनकी जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल छोटे रेंज तक होगी। इट इज ऑफ शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उनका जो ऑर्डर होगा दैट विल बी वेरी शॉर्ट। मतलब 3 या 4 पार्टिकल्स जो हैं वो 3-4 पार्टिकल आपस में मिलकर के एक ऑर्डर फॉर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 और 4 पार्टिकल्स जो होंगे वो बिल्कुल अलग होंगे, वो पहले वालों की तरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वन। तो ऐसा जो ऑर्डर अरेंजमेंट होती है वो फिर आपकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर की होती है, एंड यू विल सी दैट। इस अरेंजमेंट में क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं होता है। तो रेगुलर पैटर्न अगर फॉलो नहीं होगा तो इसका मतलब जो पीरियोडिसिटी है, मतलब अपने आप को रिपीट जो है पैटर्न, वो नहीं करेगा, और ऐसा सॉलिड हमेशा अमorphous सॉलिड कहलाएगा। ग्लास इज वन ऑफ द एग्जांपल। ठीक है। हियर इज वन मोर लाइन इज रिटन, दैट इज सच पोर्शंस आर स्कैटर्ड एंड इन बिटवीन द अरेंजमेंट इज डिसऑर्डर्ड। मतलब इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो आपको ऐसा लगेगा देखने में कि वो बिखरा हुआ है, और पार्टिकल बिखरा है तो इसका मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड है। अरेंजमेंट विल बी पर्टिकुलरली डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड का मतलब जिस ऑर्डर में हमें वो चाहिए था वो उस ऑर्डर में नहीं मिला, जिस ऑर्डर में वो हमें चाहिए था उस ऑर्डर में वो नहीं मिल रहा है। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द अमorphous सॉलिड। ये अमorphous सॉलिड होता है। अब यहां से जो क्वेश्चन बन सकता है वो कैसा बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमorphous सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड में क्या अंतर होता है? तो जितने भी
जो हमने डिस्कशन किया है आप इनसे एक आंसर फ्रेम कर कर लिख सकते हो और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगेन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये वर्ड क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो अचीव होने के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड एकदम से मेल्ट हो जाता है, एकदम से मेल्ट हो जाएगा, तो वो होता है हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट और ये हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। बट अमरफस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर जिसके ऊपर वो पिघल सकते हैं। इसी वजह से जो अमरफस सॉलिड है इनको हम वेरियस शेप्स में मोल्ड करा सकते हैं, अलग अलग शेप्स में आप इनको मोल्ड कर सकते हो, ये अमरफस सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है। ऑलराइट, इसमें जैसे लिखा हुआ है ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कैन यू कन्वर्ट द अमरफस सॉलिड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। द आंसर इज यस, हाँ हम कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर को चेंज कराकर। अगर हम टेम्परेचर चेंज कराएं, इफ वी विल चेंज द टेम्परेचर देन वी विल एबल टू गेट द क्रिस्टलाइन सॉलिड फ्रॉम द अमरफस सॉलिड। ठीक है, इसका बेहतरीन एग्जांपल है जो ग्लास ऑब्जेक्ट था एंशिएंट सिविलाइजेशन का, जो पुरानी सभ्यताएं हैं उनमें से जो भी ग्लास वेयर्स हमें मिले हैं वो जो है अपीयरेंस में थोड़ा सा मिल्की है। ये जो मिल्की अपीयरेंस है ना, ये इस बात का सबूत है कि जो अमरफस सॉलिड है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। क्योंकि ग्लास कभी दबा होगा, सिविलाइजेशन आपने पढ़ा है, इन योर 10th क्लास सीखा है आपने कि किस तरीके से फॉसिल्स को निकाला जाता है। हो सकता है कि वहां से कोई ग्लास मिला और वो जो ग्लास है वो थोड़ा सा मिल्की हो गया, उसका रीजन नीचे पड़ा था, टेम्परेचर ने उसके ऊपर एक्ट किया, टेम्परेचर एक्ट हुआ तो जो अमरफस सॉलिड था वो चेंज हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और इनकी एक और टेंडेंसी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडेंसी यू कैन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है। वो टेंडेंसी क्या है? दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड और सॉलिड्स। इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोला जाता है या फिर सूडो सॉलिड्स बोला जाता है। अच्छा, अब ये टेंडेंसी टू फ्लो क्या है इसको समझते हैं। टेंडेंसी टू फ्लो इज नथिंग बट, यू विल ऑब्जर्व, अगर आप एक बिजनेसमैन बन जाते हो और आपने क्या किया, एक बड़ा सा ऑफिस बनाया, उसमें शीशे लगा दिए, खूब सारा ग्लास जो होता है वर्क का आपने करा दिया बाहर की तरफ, सनलाइट डेली उसके ऊपर आ रहा है, फिर ठंडा हो रहा है रात को, सुबह फिर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है। इससे क्या होता है, आफ्टर सम टाइम 10 to 15 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, धीरे 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 जो ग्लास के पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डाउन। वहां क्या होगा, आफ्टर सम टाइम दे विल बिकम थिक फ्रॉम द बॉटम, नीचे से थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ठीक है, वही होती है टेंडेंसी टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड द टेंडेंसी टू फ्लो। इसको हम टेंडेंसी टू फ्लो बोलते हैं और ये जितने भी होते हैं ये अमरफस के अंदर होता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज सुपर और सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर सूडो सॉलिड्स इसको बोला जा सकता है। तो ये कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। ऑलराइट, तो यहां पर एक टेबल भी दिया गया है, इस टेबल में आप शेप कैसा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होती है, हीट एंड आइसोट्रोपी, और यहां पर 2-3 चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। दिस वन, क्लीवेज प्रॉपर्टी। व्हाट इज दिस क्लीवेज प्रॉपर्टी? ये क्या होती है बेटे, जब हम किसी भी सॉलिड को कट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो इट विल बी कटेड इनटू 2 इक्वल हाफ, ये 2 इक्वल हाफ में कट हो जाएगा, तो वो तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर आप एक सॉलिड को कट करते हो और उसमें जो इक्वल जो सरफेस है आफ्टर कटिंग अगर वो रेगुलर ना मिले तो दैट विल बी अमरफस सॉलिड, वो अमरफस सॉलिड होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी क्रिस्टलाइन और अमरफस के अंदर होती है। एंड वन मोर इज देयर, दैट इज एनआइसोट्रोपी। दिस एनआइसोट्रोपी इज नथिंग बट कुछ प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं सॉलिड के अंदर, तो अगर ये डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है तो इसका मतलब वो एनआइसोट्रोप नेचर का है। और अगर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ये सारी चीजें हैं, अगर वो फिक्स हैं, अगर वो एक जैसी हैं, तो वो आइसोट्रोपिक नेचर का होगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो हमेशा एन आइसोट्रोपिक नेचर का होगा, और जो अमरफस सॉलिड होता है वो हमेशा किस नेचर का होता है, आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ऑलराइट, बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने डिस्कस की।
दिस टेबल विल हेल्प यू आउट टू रीड ऑल दी प्रॉपर्टीज टुगेदर। एक साथ आप इसको एनालाइज कर सकते हो, और अगर बोर्ड एग्जाम्स में आप आंसर इस टेबुलेट फॉर्म में करेंगे तो यू विल बी हैविंग मोर चांसेस टू गेट गुड मार्क्स। ऑलराइट, नेक्स्ट, नाउ वी विल लर्न द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब देखिए, हमने सॉलिड का तो क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि सॉलिड को क्लासिफाई किया दो बड़े बड़ी कैटेगरीज में, एंड व्हाट आर दोज टू कैटेगरीज? दोज टू कैटेगरीज वर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। और दूसरा जो है हमारे पास वो कौन सा सॉलिड है? वो है जी क्लासिफिकेशन। इसी का क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट सॉलिड्स, जो कि बेस होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर। अब देखिए, फिर से यहां पर बात आती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। मैंने आपको पहले सबसे शुरुआत में बताया, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं दैट शुड बी स्ट्रांग। वो जब तक स्ट्रांग है तब तक वो सॉलिड अच्छा है और बना रहेगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है धीरे 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 कम होता जाता है, अट्रैक्शन कम होती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो स्टेट होगा किसी भी सब्सटेंस का, वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर मैं बर्फ को गर्म करूं, आइस आपके पास होगा, उसको अगर आप गर्म करोगे तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स खत्म होता जाता है, और अट्रैक्टिव फोर्स जैसे जैसे खत्म होगा वैसे 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 क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर जाना स्टार्ट कर देंगे, एंड द स्टेट विल बिकम लिक्विड एंड इट विल बी चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब तो क्लासिफिकेशन जो है वो यही है, मॉलिक्यूलर, आयनिक। बात करते हैं, चलिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एज दिस नेम इज सजेस्टिंग मॉलिक्यूलर, आई होप यू ऑल नो व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है ये आपको पता होगा, सबको पता है। मॉलिक्यूलर को भी फिर फर्दर क्लासिफिकेशन में धकेला जाता है। वो कौन कौन सा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये क्या चीजें हैं? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, इसको सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। व्हाट आर दी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? ऐसा सॉलिड जो सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है, और नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, पोलर का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं चार्ज वाला, जिसके अंदर चार्ज प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ विल टॉक अबाउट द नॉन पोलर, हम नॉन पोलर की बात करेंगे तो नॉन पोलर में क्या होगा? दे विल बी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो सारे के सारे नॉन कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होगा। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर यूजुअली लिक्विड और गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर, अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो। ठीक है, और दे आर हेल्ड बाय वीक लंडन फोर्सेस और वंडरवॉल फोर्सेस। Let me tell you, in your 11th class we have discussed about London forces and Van der Waals forces. ये जो दोनों forces होते हैं, चाहे वो London force हो या Van der Waals force हो, ये weakest force of attraction आते हैं in the field of chemistry. तो जितने भी non polar molecular solids होते हैं, इनके बीच का जो force of attraction है, that is Van der Waals force of attraction या London force of attraction. ठीक है? This is the characteristic of non polar molecular solid. Next is polar molecular solid. ये थोड़ा सा हैवी होता है, नॉन पोलर से थोड़ा सा ये हैवी है। एज इट इज पोलर है तो ऐसा सब्सटेंस होगा जो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl। अब जैसे हम HCl की बात करें ना, तो इट विल बी H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इस तरीके का। अब यहां पर देख सकते हो देयर आर टू चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट इज पोलर। ये पोलर है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, दे आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के से ये बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर भी हो सकता है। पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ये डिस्कस किया गया है आपके साथ इन योर क्लास 11th, वहां पे जाकर के आप इसको स्टडी कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स इन दिस सच सॉलिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर दिस अट्रैक्शन। अब ये क्या है? डाइपोल अट्रैक्शन क्या है? देखिए, अभी हमने सीखा था जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वो बनता है हमेशा वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। लेकिन जो मेरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो बनता है डाइपोल इंटरेक्शन से।
किससे बनेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल क्या है? डाइपोल इज अ सब्सटेंस दैट हैव टू चार्जेस, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन साइन डिफरेंट होता है, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सुटेबल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर दो डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ मिलता है और अट्रैक्शन फॉर्म करता है, उस फॉर्मेशन को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या होता है? दैट विल बी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो सॉलिड है दे आर आल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कब तक नॉन कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के? जब तक इनके आयंस डिसोशिएट नहीं होंगे। आयंस में डिसोशिएट होगा तो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये नॉन पोलर सब्सटेंसेस के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो, अभी मैंने जो बताया है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है इट इज स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन इन कंपैरिजन टू दी वंडरवल फोर्स और लंदन फोर्स। इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट, ओके, इसका एग्जांपल दिया है, दे आर लिक्विड रूम टेम्परेचर, एग्जांपल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, जो इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे कंटेन्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। इसमें हमेशा पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बन सकता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट के बाद। लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, whenever you will be in the practicals, तो एक्सटर्नल भी पूछ सकता है। We have three elements, that is nitrogen, oxygen and fluorine, that can form hydrogen bond. Apart from these three elements in the entire periodic table, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसलिए जब भी कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र आएगा तो यू हैव टू डिस्कस फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ओनली, सिर्फ यही होते हैं। ठीक है, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी molecules is hydrogen bond. They are strong hydrogen bonding binds molecules. मतलब इनमें क्या होता है, जो सॉलिड्स बनते हैं उनके अंदर इंटरेक्शन अच्छा होता है। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें हैवी होती है। हैवी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी देयर। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज है ही नहीं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स। अब ये वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होते हैं? वोलेटाइल का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं एग्जांपल इसका उठाऊं, H2O इज अ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। उसको अगर मैं गर्म करूं तो जो आइस है पहले तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड जो होगा वो फिर वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम के अंदर। तो दैट इज व्हाई दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल नेचर के होते हैं। सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर पे आप रखेंगे तो दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट सॉलिड, जो डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, तो अभी हमने जो क्लासिफिकेशन सीखा था, आई होप यू ऑल हैव रेडी टू लर्न मोर। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ऐसा जिसमें लंदन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलर वाला, ऐसा जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और तीसरा जो हमने सीखा था वो था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बाइंड करता है मॉलिक्यूल्स को, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप होता है इसका वो है आयनिक सॉलिड। अब देखो बेटे, आयनिक सॉलिड, वर्ड ही आ गया आयनिक। तो आयनिक का मतलब क्या है? जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आयनिक सॉलिड ऐसा सॉलिड होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। एंड ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं दे फॉर्म थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। एनायंस और कैटायंस की थ्री डायमेंशनल फोर्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। Because let me tell you one thing, आयनिक सॉलिड जो होते हैं इनमें हमेशा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है वो बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्जन फोर्स एंड
द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इन सॉलिड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई दे आर हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब जब इनको पीटेंगे तो टुकड़ों में बिखर जाएंगे। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए जैसा हमने सीखा, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बहुत ज्यादा होगा। बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बाइंड एक दूसरे के साथ इस तरीके से हैं कि ये पिघल ही नहीं सकता, और इनको पिघलाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के पिघलेगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। जब तक कोई भी आयनिक सॉलिड स्टेट में होगा तब तक वो इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा। इंसुलेटर का मतलब जिसमें से करंट पास नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चालाक ऐसे होते हैं जो इसमें से करंट पास कराना चाहते हैं। वो चालाकी कैसे होती है, जब हम इसे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये क्या है, व्हाट इज मोल्टन स्टेट, ये मैंने अंडरलाइन किया, मोल्टन स्टेट ये क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। जब भी हम किसी भी आयनिक सॉलिड को पानी में डाल देंगे, जब भी किसी आयनिक सॉलिड को पानी में डाला जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है मोल्टन स्टेट में, वो मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो आयंस जो होंगे वो फ्री हो जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। लेट मी टेल यू द एग्जांपल। लेट अस सपोज हमारे पास NaCl मॉलिक्यूल है, ये सॉलिड है, मैंने इसको पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद मुझे आयंस जो मिले वो बना Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब देखिए जब ये आयंस बने हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव इन वाटर। पानी में ये मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। और जब ये आयंस फ्री है, व्हेन दीज आयंस आर फ्री, तो जब भी ये पानी में जाएंगे तो दे विल बी कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, दे विल बी कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। दिस इज द एग्जांपल। इस तरीके से बनता है आपका आयनिक सॉलिड। ये बेटे NaCl का एग्जांपल है। NaCl एक आयनिक सॉलिड है और उसका जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे होता है। यू कैन सी दैट जो बड़ा वाला जो ब्लू कलर का जो स्फेयर यहां पे दिखाई दे रहा है, दैट इज क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन है। और जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज सोडियम आयन, वो सोडियम आयन है। फॉर्मेशन जो होता है NaCl क्रिस्टल का वो इस तरीके से होता है। यू मे सी दैट दिस इज द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस। जैसा कि हमने आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन में पढ़ा कि जितने भी कैटायंस होते हैं, जितने भी एनायंस होते हैं, दे ऑल हैव व्हाट दे ऑल हैव, they all have 3-dimensional ordered arrangement। 3-dimensional ordered arrangement इसमें होता है और आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, मेटालिक सॉलिड। अब ये मेटालिक सॉलिड जो है वो अच्छा है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में काफी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स की हिस्ट्री में, अगर आप देखो तो व्हाट आर दीज मेटल्स आर orderly collection of positive number of ions surrounded by or held together by the sea of free electrons and mobile, which are mobile and evenly spread throughout the solid to get a crystal। जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स हैं, आप सभी को पता है, दे आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं। और ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना मेटल के अंदर, पॉजिटिव ऑफ आयंस, इनको हम कर्नल्स बोलते हैं। दे आर नोन एज कर्नल्स। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्ड ऑल्सो, क्योंकि जो कर्नल होता है वो इंटरेक्ट करेगा जब इलेक्ट्रॉन के साथ, तो मेटालिक सॉलिड बनाएगा। मेटालिक सॉलिड जो बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड व्हेनेवर दिस कर्नल विल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। हर मेटल जो होता है एटम का, इट विल कंट्रीब्यूट 1 or more इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस sea of mobile electrons, and these are free and mobile, they are responsible for high electrical conductance। अब देखिए What is this high electrical conductance? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यहां पर वर्ड है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड दैट आर फ्री टू मूव, जो फ्री में मूव कर सकते हैं। और ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है दे कैन मूव फ्रीली। तो इसका मतलब कोई भी मेटालिक सॉलिड जो होगा वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का या थर्मल, आप बता सकते हो, उसका एक अच्छा कंडक्टर बन सकता है। जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये वाले जो पड़े हैं मेटालिक सॉलिड के अंदर, दे विल बी फ्लो, वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, एंड दे विल स्टार्टिंग फ्लो। अगर उन्होंने फ्लो करना स्टार्ट किया तो आप कह सकते हो कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द फॉर्मेशन ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम इन्हें हीट सप्लाई करें, इफ वी विल सप्लाई द हीट टू वन पोर्शन ऑफ द थर्मल एनर्जी, क्या होगा? एनर्जी मिलेगी,
इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और अगर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ये फिर से भागना स्टार्ट करेंगे, इधर उधर भागेंगे और दे विल बी कंडक्टिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। और एनर्जी वाला है तो इसका मतलब जो हीटिंग इफेक्ट होगा वो और ज्यादा आ जाएगा। ऑलराइट, अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स इज लस्टर। यस, ये हम बचपन से सीखते हैं, जब भी हम मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज जो आती है वो आता है मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर का मतलब क्या होता है बेटे, जब भी हम बात करेंगे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की, मेटल की स्पेशली, मेटल विल बी लस्टरस इन नेचर, लस्टर चमक होती है। तो मैं बता दूं आपको, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ना, इनके अंदर काफी चमक जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, वाई 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 क्यों, व्हाट इज द रीजन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का फ्री होना। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक भी इनके अंदर हो सकता है, दैट इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मतलब जब भी हम इनके बारे में पढ़ें, मॉलिक्यूलर मेटालिक सॉलिड के बारे में पढ़ें, तो इनको हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको मोल्ड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से इनको मोल्ड आउट किया जा सकता है। सो दीज आर दी मेटालिक सॉलिड्स, उनको मेटालिक सॉलिड्स बोला जाता है। ऑलराइट, यहां पर इंफॉर्मेशन ये अच्छी है, कर्नल वाली बात आप याद रखेंगे। क्रिस्टलाइन अमरफस का डायग्राम दे रखा है, आप पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, इसको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोला जाता है आप समझ जाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कोवेलेंट का तो कम ही यूज करते हैं, वो ज्यादातर नेटवर्क सॉलिड्स के बारे में पूछेंगे आपसे कि नेटवर्क सॉलिड क्या होता है, तो आपको इस तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। ऑलराइट, वाइड वेराइटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑफ नॉन मेटल्स रिजल्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। यू ऑल आर फेमिलियर विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो जितने भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, इन सभी के अंदर जो भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, जो कि एडजेसेंट एटम जो होगा उनके बीच में हमेशा बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स। व्हाई दे आर जाइंट इन नेचर? देखिए, जाइंट मॉलिक्यूल्स का मतलब पता क्या होता है, मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो कंटेंट होगा, क्वांटिटी जो होगी सब्सटेंसेस की, चाहे वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, वो बहुत ज्यादा होगी। इस वजह से इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। दे आर नोन एज जाइंट मॉलिक्यूल्स इन द नेचर। ऑलराइट, और इसके अलावा जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। व्हाट इज डायरेक्शनल? मतलब सेम डायरेक्शन में ही ये बनते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि ये डायरेक्शनल है, तो देयरफॉर द एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशंस। और ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो भी बहुत हार्ड होते हैं, दे आर आल्सो ब्रिटल इन नेचर, दे हैव एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज अगर अट्रैक्शन कहीं पे ज्यादा हो जाता है और अट्रैक्शन को तोड़ना हम चाहते हैं तो हमें हाई एनर्जी देनी पड़ती है। फॉर हाई एनर्जी जो होती है वो मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देती है, एंड ऑल्सो मे इवन डिकम्पोज बिफोर मेल्टिंग। ये इतने हार्ड होते हैं कि आप इनको मेल्ट कराना चाहो तो ये उससे पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। एंड दे आर इंसुलेटर्स एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखना। अभी तक हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करी थी वो मेटालिक सॉलिड में बात करी थी और आयनिक सॉलिड में बात करी, जो कि मोल्टन स्टेट में होता है, मोल्टन स्टेट में होगा, अदरवाइज कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अभी तक नहीं पड़ा है। ऑलराइट, कोवेलेंट सॉलिड्स आर कॉल्ड नेटवर्क बिकॉज दे विल फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, इस वजह से इनको नेटवर्क सॉलिड्स बोला जाता है। ये एग्जांपल है हमारा कोवेलेंट सॉलिड का, डायमंड, सभी ने देखा है, सभी ने सुना है, हीरा। ठीक है, क्रिस्टलाइन लैटिस इसका प्रेजेंट होता है, डायमंड। ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। This is the important term. You must remember, because if you are going to attempt the exam of NEET or JEE mains and advanced, any other, तो उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डायमंड होता है, डायमंड में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? उसकी हाइब्रिडाइजेशन है जी sp3। sp3 विल बी दी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये जो कार्बन एटम होता है इट विल बी लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम्स बाय यूजिंग hybridized orbitals in tetrahedral fashion. Tetrahedral fashion. I know you all aware of this shape, this kind of shape, tetrahedral. कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ होती है इसमें दैट इज 154। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाता है और ये इंफॉर्मेशन आप एज इट इज यूज कर सकते हो इफ यू आर गोइंग टू फेस द एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रेंस ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो यहाँ पे दिखाया गया है। स्ट्रक्चर है डायमंड का, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। ठीक है, 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड विद अनदर 4 कार्बन एटम्स, जो कि इस स्ट्रक्चर को एक परफेक्ट शेप दे रहा है।
जो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। आपने देखा है जो हीरा बनता है वो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से इसकी शेप बनती है। तो अगर मैं यहां पर इसको बनाना चाहूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये वही शेप है जो इस तरीके से शेप बनेगा, ये वही शेप बना रहा है, डायमंड का ही शेप बना रहा है। कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ डायमंड इज दिस, ये डायमंड का ही शेप बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहां से कंपेयर करके, इसमें एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच है, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए है, और इसमें जो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 154 पिकोमीटर। इंफॉर्मेशन फॉर यू, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ऑलराइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द अनदर, और वी कैन से दैट दे आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। आपको पता है, आपने 10th में भी पढ़ा है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें लेयर्स बनी होती है, लेयर्स, एक लेयर है, दूसरा लेयर उसके ऊपर है, तीसरा लेयर उसके ऊपर है, इस तरीके से लेयर फॉर्मेशंस इसमें आती हैं। These layers are held together by the van der Waals forces and the distance between the two layers is 340 picometers. Please do remember, it is an important information for you people. आप सभी के लिए जो इंफॉर्मेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ये याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट, लेयर्स होती हैं, लेयर्स जो हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय द मींस ऑफ van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल फिजिकली कंबाइन टू थिंग्स। ईच लेयर इज कंप्रेस्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल लिंक्स ऑफ द कार्बन एटम्स। जितनी भी लेयर्स होती हैं, हर एक लेयर में 6 कार्बन का एक हेक्सागोनल पैकिंग स्ट्रक्चर होता है जो लेयर में प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो लेयर में प्रेजेंट है दैट इज 141.5 पिकोमीटर, ये याद रखना है आपने। जिस तरीके से डायमंड की बात करी 154 पिकोमीटर वाज द लेंथ बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, बट यहां पर कितना है 141.5, 141.5 पिकोमीटर यहां पर डिस्टेंस होता है, बॉन्ड लेंथ होती है। हर कार्बन जो एटम जो है इट इज हेक्सागोनल रिंग अंडरगोज SO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, डायमंड में क्या था वहां याद करना है, याद करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। मेक्स अ 3 सिग्मा बॉन्ड विद इन देयर नेबरिंग एटम्स। 4th इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है। 4th इलेक्ट्रॉन विल फॉर्म दी पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 पाई। सिग्मा बॉन्ड पहला बॉन्ड जो हमेशा बनता है दैट विल बी सिग्मा, और उसके अलावा चाहे कितना ही बॉन्ड बने वो सारा का सारा पाई बॉन्ड होता है। इट विल मेक ग्रेफाइट स्लिपरी एंड मेक्स इलेक्ट्रॉन मूव एंड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एक चीज बताऊं, डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ये करता है। क्यों? क्यों? लेयर्स प्रेजेंट है, स्लिपरी होता है। स्लिपरी होता है तो उसमें से इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मूव्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, सुना है, देखा है, बार बार पढ़ा है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं, देखिए जब सॉलिड्स के बारे में समझ चुके हैं तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जानते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। स्ट्रक्चर को जानने के लिए वी विल लर्न क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी सॉलिड का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो होता है उसका रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है दैट विल बी कंप्लीटली परफेक्ट, कंप्लीटली डायरेक्शनल, कंप्लीटली यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म होता है। ऑलराइट, 3-dimensional arrangement of the constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point. Then the arrangement is called crystal lattice. ये definition है। This is the definition of crystal lattice। मतलब जितने भी constituent particles हैं उन सभी constituent particles का अगर हम diagrammatical representation देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि where they are placed exactly, कहां कहां पर वो place किए गए हैं, exactly where they are placed। तो from that we can obtain a perfect geometry, एक perfect geometry आ जाती है इसकी, वो होता है crystal lattice। Thus a regular 3-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice। ठीक है, उसे crystal lattice बोलते हैं। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम क्रिस्टल पॉइंट्स बोलते हैं या फिर यूनिट लैटिसेस बोला जाता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन, देयर आर ओनली 14 possible 3-dimensional lattices and they all are known as Brevis lattice।
ये भी पूछा जा सकता है। ब्रेविस वाज द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था, इसको ब्रेविस लैटिस बोला जाता है। तो केवल 14 है जो नंबर में है जिनके बारे में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। ऑलराइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लैटिस। लैटिस का कैरेक्टरिस्टिक, हर एक पॉइंट जो होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर वो लैटिस पॉइंट कहलाता है या फिर लैटिस साइट कहलाता है। प्लीज डू रिमेंबर, इन वन मार्कर, एक मार्क क्वेश्चन जो होता है उसमें ये पूछा जा सकता है क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल साइट क्या है। तो ये एक वो पॉइंट है जिसमें क्रिस्टल के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बैठा होता है। ईच पॉइंट ऑफ इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी अगेन एटम, मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ एटम्स और आयंस। कुछ भी हो सकता है, आयन हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैटिस पॉइंट जो है दे आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। किसी भी लैटिस की ज्योमेट्री हमें निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा लैटिस पॉइंट्स है, लैटिस पॉइंट है, उनको सीधे सीधे आप कंबाइन करो। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, लेट अस सपोज दीज आर दी 4 लैटिस पॉइंट्स। ये 4 जो है वो लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन लैटिस पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, बाय द मीन्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन हुआ तो अब एक शेप बन गया, कैरेक्टरिस्टिक शेप बन के आ गया। यू कैन सी कि इट विल बी अ स्क्वायर, स्क्वायर है। और अगर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड में कुछ ऐसा हो सकता है। इन चारों को मैंने ज्वाइन किया, इन चारों को ज्वाइन किया, फिर इनको ज्वाइन किया, और अब आप देख सकते हो कि ये समवेयर इट विल बी अ क्यूब, ये क्यूब बन गया, समवेयर इट विल बी अ क्यूब। तो यही है, जितने भी पॉइंट्स है ना, दीज आर कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को जब हम ऐसे कंबाइन करते हैं, जोड़ देते हैं बाय द मींस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो ये ज्योमेट्री जो है लैटिस की, परफेक्ट ज्योमेट्री वो हमें दे देता है। ठीक है, यूनिट लैटिसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनका जो डायमेंशन होता है अलोंग द 3 एजेस, ए बी सी, अभी हम बात करेंगे तो, और मे नॉट बी इक्वली परपेंडिकुलर। जब भी किसी सॉलिड की बात करते हैं तो देखिए सॉलिड का शेप हमेशा ऐसा नहीं है जो सीधा होगा। मान लेते हैं कि हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये 3 चीजें हैं जो मिलकर के 3 डायमेंशनल बनाती हैं किसी भी चीज को। अब हो सकता है कि ये जो तीनों चीजें हैं ये परपेंडिकुलर हों, या इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये परपेंडिकुलर ना हो। तो बेस्ड ऑन दिस दिस यूनिट सेल विल बी फॉर्म। जो एंगल्स बनते हैं, जो भी एजेस होंगी वो अलग अलग हो सकते हैं, और जो ये एंगल्स होते हैं उन्हीं पर बेस्ड होते हैं फिर जो भी हमारा लैटिस बनेगा उसका शेप। शेप्स में आता है सबसे पहले प्रिमिटिव या यूनिट सेल, इसको बोलते हैं सबसे आसान, सबसे छोटा। प्रिमिटिव यूनिट सेल इज व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ अ यूनिट सेल। जो भी यूनिट सेल है, जो भी एक हमारे पास पर्टिकुलर शेप है, अगर उसके सिर्फ कॉर्नर्स पर, कोने कोने पर अगर एटम प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड टाइप इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब यूनिट सेल के अंदर एक या एक से ज्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होगा एट द पोजीशन अदर देन कॉर्नर, और इन एडिशन टू दोज कॉर्नर्स इट विल बी एट द सेंटर। वो सेंटर पर प्रेजेंट होगा, वो सेंटर पर प्रेजेंट होगा, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है ना, ये फेस सेंटर्ड हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप कितनी तरीके का जो है सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, यू मे सी, आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है इट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला जो है वो है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा जो यूनिट सेल है इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, वो उसकी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा, और बाकी जितने भी एटम्स होंगे वो सारे कॉर्नर्स में होंगे। तो यू कैन सी दैट जितने भी एटम्स हैं जो एक लैटिस फॉर्म कर रहे हैं उसमें कॉर्नर्स पर तो एटम होगा ही होगा, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट होगा, सेंटर पर भी एटम प्रेजेंट होगा। देन यू कैन से कि जो भी हमारा क्रिस्टल बना है, जो लैटिस बना है, वो कैसा है, बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड का मतलब एक ऐसा लैटिस जिसमें हर एक कॉर्नर के ऊपर, हर एक कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा, और जितने भी सॉलिड के फेसेस बनेंगे जिनको आप देख पाओगे उनके सेंटर पे भी एक एक एटम प्रेजेंट होगा, उसको बोला जाता है फेस सेंटर्ड यूनिट
सेल। ईच सेंटर्ड यूनिट सेल या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें अपोजिट फेसेस के ऊपर हमेशा प्रेजेंट होते हैं एटम्स। यू मे सी दीज आर दी शेप्स, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ABC stands for the sides and alpha, beta, gamma ये इनके एंगल शो कर रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। देखिए अभी मैंने बात तो कर ली आपसे कि जो यूनिट सेल्स होते हैं वो या तो बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, या एंड सेंटर्ड हो सकता है, या फेस सेंटर्ड हो सकता है, या प्रिमिटिव हो सकता है। अब ये जो प्रिमिटिव है इनमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो 8 एटम होते हैं वो कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। हर एक एटम जो है कॉर्नर का, इट विल बी शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। 8 एडजेसेंट यूनिट सेल के बीच में वो एक साथ शेयर अप किया जाता है। तो जो 4 यूनिट सेल होंगे इन द सेम प्लेन, 4 और अबव बिलो द प्लेन, 4 जो है प्लेन के ऊपर, 4 प्लेन के नीचे, साइड में सारा कुछ होगा। तो एक जो एटम होगा दैट विल शेयर 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट अपना शेयर करेगा। इसको आप ऐसे समझो, एक स्फीयर है, बॉल है, क्रिस्टल बॉल है, एक लैटिस बॉल है। आपने देखा है कि कोई भी टेनिस का बॉल आप उठा लिया, आपने क्या किया, उसको 8 बराबर हिस्सों में काट दिया, और फिर एक हिस्सा जो होगा ना उसका, लेट इमेजिन कि वो जो है वो है कॉर्नर वाला हिस्सा किसी भी एटम का। वो हिस्सा जो है वो लैटिस का कॉर्नर होता है, ठीक है। 1/8 पार्ट जो है दैट विल बी शेयर्ड बाय द एटम। 1/8 पार्ट जो है वो केवल शेयर किया जाएगा। ईच स्मॉल स्फीयर रिप्रेजेंट ओनली द वर्टिसेस, वर्टिसेस पे होगा, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा ना पर यूनिट सेल, अगर मैं बात करूं पर यूनिट सेल, जो टोटल नंबर ऑफ एटम होगा दैट विल बी 1। वो प्रिमिटिव के लिए 1 होता है। बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक एटम जो है बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा एग्जैक्टली, और एक एटम जो होता है वो मिलाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन दी कॉर्नर्स। जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उनको मिला करके एक एटम, और जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है उसको मिला करके एक एटम जो होगा, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज 2। वो 2 होते हैं अगर हम टोटल्स की बात करें तो। ऑलराइट, दिस इज द शेप यू कैन सी। हर कॉर्नर पर आप देख सकते हो जितने भी कॉर्नर्स हैं, एक एटम, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एटम्स है, और एक एटम जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। ये वाला सेंटर वाला एटम ऐसा दिखाई देता है क्योंकि 3 डायमेंशनल है, बोर्ड पे नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ऐसा डायग्राम ये दिया गया है। नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कितना एटम होता है, देखिए बेटे, अभी देखो जो कॉर्नर्स की बात करी, कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर इज 1, वो 1 होता है। ऑलराइट, और फेस सेंटर्ड में क्या होता है, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। अगर आप किसी भी क्यूब को उठा करके देखो तो उसमें 6 टोटल फेसेस होते हैं जो आप देख पाते हो। ऑलराइट, उसमें जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, हर एक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज 1/2। एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/2। तो 6 फेसेस हैं, 1/2 इज द कंट्रीब्यूशन, टोटल इज 3। टोटल कितना है, 3। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट 4 इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स दैट इज प्रेजेंट इन अ FCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 4। सीखा, प्रिमिटिव के अंदर ओनली 1 एटम इज प्रेजेंट ओवरऑल। बॉडी सेंटर्ड सेल 2 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 2 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट 4 एटम्स प्रेजेंट होंगे। यू कैन सी दैट दिस इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हर एक फेस पर एक एटम है, ये फेस वाला एटम है, ठीक है। इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है। ये कंट्रीब्यूशन जो देगा दैट विल बी 1/2। यू मे सी दैट आधा कटा हुआ है, कंट्रीब्यूशन विल बी 1/2 एंड द टोटलिटी विल बी 3। टोटल 3 हो गई। ऑलराइट, अभी देखिए, अब हमने सीखा सॉलिड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, यूनिट सेल के बारे में पढ़ा। यूनिट सेल क्या होता है, किस तरीके का होता है, कैसे कैसे हमें नंबर ऑफ एटम्स सीखने होते हैं।
अब आता है बच्चों एक टॉपिक दैट इज पैकिंग, पैकिंग ऑफ द सेल्स। किस तरीके से पैकिंग किया जाता है? पैकिंग जो होता है इट कैन बी डन इन 3 वेज, आइदर 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशंस। किसी भी तरीके से हो सकती है, ये 1 डायमेंशन में हो सकती है, 2 डायमेंशन में हो सकती है और 3 डायमेंशन में हो सकती है। ठीक है, पैकिंग करेंगे किसी भी एटम की, एलिमेंट की, आयन की, मॉलिक्यूल की, तभी सॉलिड बनेगा। अगर मैं बात करूं 1 डायमेंशनल पैकिंग की, इफ आई टॉक अबाउट 1 डायमेंशनल पैकिंग, तो क्या होगा? देयर इज ओनली 1 वे ऑफ अरेंजिंग दिस। सिर्फ एक वे होता है अरेंजमेंट का, और वो क्या है? देयर इज ओनली 1 वे ऑफ अरेंजिंग दिस स्फीयर्स इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दैट इज द अरेंजमेंट इन अ रो दैट इज टचिंग ईच अदर। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से। इस तरीके की जो पैकिंग होती है दैट इज 1 डायमेंशनल पैकिंग। ये 1 डायमेंशनल पैकिंग होती है स्फीयर्स की, एक ही रो के अंदर हमने कनेक्ट किया सभी को। ठीक है, इस तरीके से जो है क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? 1 डायमेंशनल सॉलिड। 1 डायमेंशनल सॉलिड विल बी फॉर्म। ऑलराइट, ओके। In this arrangement, each sphere is in contact with 2 of its neighboring atom. हाँ, आप देख सकते हो, अगर मैं मान लो इस एटम की बात करता हूं, दिस एटम इज ए। ए एटम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ए एटम को आसपास कितने और एटम्स ने घेरा हुआ है? इसमें कौन कौन से 2 एटम्स हैं? दिस इज 1 and 2. देयर आर 2 अदर्स एटम्स जिनसे ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है बेटे कोई भी एक एटम आसपास कितने एटम्स से घिरा हुआ है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। ठीक है, यहां इस केस में फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस विल बी 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसके आसपास 2 नेबरिंग एटम्स हैं। देयर आर 2 नेबरिंग एटम्स इन दिस, 2 नेबरिंग एटम्स यहां पर हैं। ठीक है, ऑलराइट। इन दिस अरेंजमेंट each sphere is contact another 2 elements, so the coordination number is 2. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि what is the coordination number of the atom whenever it will be placed in 1 dimensional packing? एक डायमेंशनल पैकिंग में अगर हमने किसी एटम को रखा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 2 होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 2 डायमेंशनल पैकिंग। 2 डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है? 2 डायमेंशनल पैकिंग एक ऐसी पैकिंग होती है जब 2 रॉज को इकट्ठा मिला दिया जाता है। 2 रॉज को हम इकट्ठा मिला देंगे तो वो 2 डायमेंशनल पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने एक रॉ सीखी थी, रो को 2 मिला दिया तो बन जाएगा। When the particles when plane adjacent rows shows a horizontal as well as a vertical alignment and form squares, this is known as square close packing. वो square close packing शो करता है। ठीक है, हमने क्या किया? एक रो को A मान लिया, दूसरा रो जो होगा एग्जैक्टली उसके ऊपर रखा जाएगा। अभी हम बात करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये वाला जो है ये पहला पैकिंग है, फर्स्ट रो, इसके नीचे एग्जैक्ट दूसरा रो मैंने रख दिया और इसके नीचे तीसरा रो एग्जैक्टली सेम। 3 रोज को मैंने क्या किया? कंबाइन कराया। इन 3 रोज को कॉम्बिनेशन को जो पैकिंग होती है ना, दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ए टाइप पैकिंग। ए टाइप पैकिंग इसको बोला जाता है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की हम इसमें बात करें तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बता सकते हो आप? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। मैं दोबारा बनाता हूं तो आप देख पाओगे आसानी से। यहां पे बनाते हैं। देयर आर 3 टोटल रोज दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक साथ कनेक्टेड है, 3 टोटल रोज मैंने बना दी। ठीक है, let us suppose I have to find out the coordination number of this A का coordination number मेरे को निकालना है। A जो है किससे से? 1 2 3 4, 4 टोटल एटम्स जो है वो इसको घेर के बैठे हुए। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस A विल बी 4। ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसका वो 4 होगा, क्योंकि बाय द डेफिनेशन जितना एटम जो है आसपास बैठा होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 4। ये 4 है। ऑलराइट, व्हेन द पार्टिकल इन एवरी नेक्स्ट रो आर प्लेस्ड इन द depression between the particles of first row, the particles in the third row were vertically aligned with those in the first row
एंड दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्या बोला जाता है? एबी टाइप। एबी टाइप। एबी टाइप क्या है इसको मैं बताता हूं आपको। व्हाट इज एबी टाइप? इसमें दो अलग अलग लेयर्स को मिलाया जाता है। मान लो ये पहला लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, और दिस इज द सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है, और अगेन इसमें फिर फर्स्ट लेयर आ गया। इस तरीके का जो पैकिंग होगा दैट विल बी एबी टाइप पैकिंग। मतलब इसमें जो फर्स्ट लेयर होगा वो थर्ड लेयर से रिजेंबल करेगा। पहले हमने कनेक्ट किया सभी स्फेयर्स को एक रो में, दूसरा कनेक्ट किया, फिर जो भी पहले रो के जो स्पेसेस थे बीच में दूसरा को उसमें फिट कर दिया। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज एबी टाइप पैकिंग। इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर, ये पहला लेयर और ये तीसरा लेयर हमेशा सेम रहेगा, दूसरा चौथे के साथ सेम रहेगा। इस तरीके से सिमिलैरिटी चलती रहती है, यानी एडजेसेंट जो है वो सेम नहीं होता है, नेक्स्ट टू एडजेसेंट जो है वो सेम होता है, तब जाकर के ये पैकिंग आती है। ऑलराइट, इसमें आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम दैट इज शोइंग ए पैकिंग, दिस इज एबी पैकिंग। ये वाला जो है इसमें एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। हियर वी विल सी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्क्वायर, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोला जाता है, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये जो है दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऑलराइट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। आप देख सकते हो ये ए अरेंजमेंट है, दिस इज एबी। यहां पे हर एक रो जो है एटम्स का वो सेम है, लेकिन यहां पर क्या है, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ जो है उनमें सिमिलैरिटी है, उनके अलावा कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग ही कोऑर्डिनेशन नंबर डिस्कस होता है। अच्छा, अगर हम यहां पे बात करें तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए ध्यान से, इसके साथ कितना एटम अटैच है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम्स जो है वो अटैच है बीच वाले एटम के साथ। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 6। यहां पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा इसका दैट विल बी 6। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द HCP पैकिंग। HCP पैकिंग में एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सो दैट विल बी 6। वो कितना होगा? 6 होगा। ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू and that's it for the day. We have covered a lot of topics here. Next जो होगा आपका वो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर अप करेंगे। Till then, wait for the next video. Thank you so much. All the best for the examinations. Thank you.